नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अर्थात आरबीएससी की क्लास 8वीं की बुक से आज का हमारा चैप्टर है राजस्थान एक सामान्य परिचय। पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, हमारा भारत। उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी देख चुके हैं। वह पाठ और यह राजस्थान एक सामान्य परिचय सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों पाठों से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये पाठ सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए इस पाठ की एक एक लाइन नोट्स के बराबर है। आप सभी को इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझना है। हालांकि ये 8वीं क्लास का पाठ है, इसके लिए इसका लेवल थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप अपना बेस मजबूत बनाने के लिए इस पाठ को छोड़ नहीं सकते। इस पाठ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान एक सामान्य परिचय। हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमने भारत जब पढ़ा था तब देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? जिस तरह से हमने भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटकर पढ़ा था, वैसे ही आज हम राजस्थान के भी भौतिक विभाग देखेंगे, क्योंकि राजस्थान अनेक प्रकार की विविधता लिए हुए है। कहीं पे अरावली है, तो कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। तो इन सब के हिसाब से राजस्थान को अलग अलग भौतिक विभागों में बांटा गया है। जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। तो इतने सारे कंटेंट आपको एक ही पाठ में मिलेंगे। इसके भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ साथ जिले कितने हैं राजस्थान में वो पता चलेगा, जलवायु कैसी है, ये सारी बातें इस पाठ के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। ये देखिए, उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये राजस्थान है। चलिए शुरू करते हैं। ये राजस्थान के पूरे ज़िले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान। तो कितने, मतलब 5 राज्य और एक राष्ट्र से हमारे राज्य की सीमा लगती है। वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। सन 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों एवं केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण कर आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय की स्थिति ये थी कि हमारा राजस्थान जो था वो 19 रियासतों में बटा हुआ था, और उनके सबके अपने अपने राजा हुआ करते थे, अपने अपने रियासत का शासन खुद ही संभालते थे। 3 ठिकाने थे उसमें अलग से, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस तरह से राजस्थान पूरा अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। फिर 1948 से 56 तक इतने सालों के बीच पूरी रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान एक राज्य बनाया गया, उसका एकीकरण किया गया। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, यह आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ये देखिए, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो किस तरह से है। ये पश्चिमी भाग है जो मरुस्थल है पूरा, फिर ये अरावली है, फिर ये मैदानी भाग है, और ये पठारी भाग है। तो कितने हैं? रेतीला शुष्क मैदान, फिर अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसको भी 2 भागों में बांट दिया, फिर अरावली पर्वतमाला है, और फिर मैदान है, और फिर हाड़ौती का पठार है। तो सबको अलग अलग कलर के माध्यम से दिखाया है। भौतिक स्वरूप, हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधता युक्त है। मैंने शुरू में ही बताया कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो
अनेक विविधताएं लिए हुए है। अलग अलग जगहों पे जाओगे तो अलग अलग आपको जलवायु दिखेगी, अलग अलग तरह का माहौल दिखेगा। कहाँ कहीं पे पठार हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे मैदान है, कहीं की जलवायु अलग है। तो इस तरह से विविधता युक्त है। राज्य में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भूभाग हैं। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे थार का मरुस्थल, जो कि पश्चिम साइड में है। राजस्थान के पश्चिम में रेगिस्तान है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लगकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। ये राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान राज्य का 61% भाग मरुस्थल है और 12 जिलों में मतलब 12 जिले रेगिस्तानी भाग से युक्त हैं। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। तो रेगिस्तान होते हुए भी, मरुस्थल रहते हुए भी पूरे राज्य की 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। इसका ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। ये मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि मरुस्थल है, मरुस्थल में जन घनत्व नहीं रहता, मतलब लोग वहाँ नहीं बसते, वहाँ खेती नहीं करते, वहाँ वनस्पति नहीं होती, कृषि के साधन नहीं होते, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते। फिर भी राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसमें विश्व में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान के मरुस्थल में निवास करती है। सभी मरुस्थलों को देखा जाए विश्व भर के मरुस्थलों में, तो राजस्थान का मरुस्थल ज़्यादा अधिक धनी मरुस्थल है, क्योंकि इसमें हमारे राजस्थान की राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। और साथ ही सिंचाई भी यहाँ पर होती है और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहाँ पर है। वनस्पति पर और खनिज संसाधन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन टीलों को बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। तो जो रेत हवा के चलते, हवा के साथ जो रेत उड़ती है और अलग अलग जो आकृति बनाती है, आपने गाँव में देखा होगा कि टिब्बे, टिल्ले और धोरे, ऐसे रेत की अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं आंधियों के साथ, हवा के साथ, तो उनको बालू का स्तूप कहते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जिनकी लंबाई कम, पत्तियाँ छोटी एवं मोटी, तना छोटा, जड़ें गहरी होती है। प्रमुख वृक्षों में रोइडा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है, और खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, पिल्लू आदि हैं। तो जो रोइडा का फूल है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है, और खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण वृक्ष मरुस्थल में पाए जाते हैं। कैर, आक, थोर, लाणा, फोग, आड़ना आदि प्रमुख झाड़ियाँ हैं। कई बार झाड़ियों की प्रजातियाँ पूछी गई हैं कि ये किसकी प्रजातियाँ हैं, घास की हैं कि झाड़ियों की हैं या किसी दूसरे सब्जियों के नाम हैं, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देने की बात है कि कैर, आक, थोर, लाणा, फोग, आड़ना आदि प्रमुख झाड़ियों के नाम हैं, तथा सेवण, धामण, करड़ आदि प्रमुख घास के नाम हैं। ये एक बार पूछा हुआ है, सेवण और धामण किसके प्रकार हैं, तो ये घास के प्रकार हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुँचाकर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ जो पानी की समस्या है वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा
उसका समाधान निकाला गया। सतलुज नदी से पानी को यहाँ तक पहुँचाया गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से प्रश्न बनते हैं। फिर दूसरा जो भौतिक भाग है वह है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में राज्य के लगभग 8% भाग पर अरावली पर्वत फैला है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक लंबा है। अरावली पर्वत राजस्थान के दो प्रमुख भागों में राजस्थान को मतलब दो भागों में विभाजित करती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। एक पूर्वी और एक पश्चिमी राजस्थान। अरावली क्षेत्र ही राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य को मतलब दो बराबर भागों में बांटती है और 9% भाग पर ये फैली हुई है और ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर फैली हुई है और अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में है। राज्य के खनिज संसाधन, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा गया है। तो अरावली के कारण ही पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में राजस्थान में वर्षा होती है, क्योंकि जो मानसून जाता है बंगाल की खाड़ी से वो अरावली से टकराकर और पूर्व साइड में राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग में वर्षा करवाता है और पश्चिम साइड में अरावली की वजह से ही बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि उस साइड मानसून नहीं पहुंच पाता। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है और सिरोही में स्थित है। फिर तीसरा है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का हिस्सा है। राज्य के लगभग 23% भाग पर फैले इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि चंबल नदी यहाँ मौजूद है, चंबल नदी के पानी के बहाव के कारण उसके चारों तरफ की जो भूमि है वो कट कर एकदम से उबड़ खाबड़ हो गई है। इसके लिए चंबल के भेड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से उस भाग को जाना जाता है। और पूर्वी मैदान जो है वो लगभग 23% पर भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। जो 40% जनसंख्या ही मरुस्थल में निवास करती थी और 40% ही यहाँ पर निवास करती है, कहाँ? पूर्वी मैदान में। लेकिन ये कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है? 23% पर। और मरुस्थल कितने भाग पर फैला हुआ था? 61% पर। इसके लिए ये 23% में ही 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इस कारण इस भाग का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कम जगह में बहुत सारी जनता निवास करती है। और उधर मरुस्थल का भाग बहुत बड़ा है लेकिन जनता कम निवास करती है। फिर भी विश्व के सारे मरुस्थलों में राजस्थान का जो मरुस्थल भाग है उसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी हैं, जिसे माही का मैदान कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में 56 गांवों का एक 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में मतलब जो मैदान है
56 गांवों के समूह से बना, उसे 56 का मैदान कहते हैं। लास्ट हमारा है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहते हैं। राज्य के लगभग 7% भाग पर फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो दक्षिणी पूर्वी पठार और या हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है और वहाँ कपास की खेती भी सबसे ज़्यादा होती है और इसका क्षेत्रफल सिर्फ 7% है, जो सबसे कम भाग में फैला हुआ है। राजस्थान के अन्य पठारों में उड़िया, आबू, बोराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया का पठार आदि है। तो ये सारे पठार इस भाग में आते हैं। आगे देखते हैं जलवायु और ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो राजस्थान में जलवायु अलग अलग होने के क्या कारण हैं, यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के अक्षांशीय जो स्थिति है, फिर उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी जो स्थिति है, समुद्र से दूरी जो है और अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान की जलवायु अलग अलग तरह की है। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की जलवायु है कि पश्चिमी भाग है जहाँ पर मरुस्थल है, वहाँ पे शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु है। फिर वहीं पे जो दक्षिण का भाग है बांसवाड़ा और झालावाड़, वहाँ पे अति आर्द्र पाई जाती है। जयपुर के आसपास की जगह है वहाँ पर मतलब उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तो सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग भागों की अलग अलग जलवायु है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.51 सेंटीमीटर है, जबकि प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह है 50 सेंटीमीटर से भी कम है। तो औसत देखी जाए तो 57.51 सेंटीमीटर है, जबकि मरुस्थलीय भाग में तो 50 से भी कम है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। कहीं पर भी इतना एवरेज कम नहीं है जितना कि राजस्थान का है। राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, कुछ भागों में बहुत अधिक होती है, लेकिन 61% भाग पर तो 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। राजस्थान में वर्ष भर मुख्यतः 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो वर्षा जो ऋतु है, ग्रीष्म जो ऋतु है वो मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु है जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु है अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता है और पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तो 45 से भी ऊपर चला जाता है। थार मरुस्थल भारत का अत्यधिक गर्म प्रदेश है, जिसका कारण क्या है? रेत, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश माउंट आबू है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। तो ये फैक्ट है, जितना हम ऊंचाई पर रहेंगे वहाँ का मौसम उतना ही ठंडा रहेगा। तो माउंट आबू है वो ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसके लिए वहाँ का प्रदेश, वहाँ का स्थान ठंडा रहता है हमेशा। जबकि यहाँ रेत ही रेत है मरुस्थल में, तो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो रात के समय में एकदम ठंडी हो जाती है और दिन के तापमान से एकदम गर्म हो जाती है। इसके लिए तापांतर बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ का। वर्षा ऋतु राजस्थान की 90 से
95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी पवनों से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में ज़्यादा वर्षा होती है और वो पूर्वी भाग में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना गया है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में, जहाँ 10% ही होती है, 10 सेंटीमीटर ही होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, क्योंकि बारिश होती है सबसे ज़्यादा झालावाड़ में, और सबसे ज़्यादा जो पानी प्राप्त करता है वर्षा का वो है माउंट आबू, जहां औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से भी अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अतः अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो अरावली पर्वतमाला होने के कारण अरावली के पश्चिम साइड में 50 सेंटीमीटर से कम होती है और अरावली के पूर्वी साइड में 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके लिए अरावली राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में विभाजित करती है। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी होने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवनें चलती हैं। हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी पवनों को शीतलहर कहा जाता है। तो माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है, और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ का तापमान तो 0 डिग्री तक आ जाता है, क्योंकि रेत अत्यधिक ठंडी हो जाती है। फिर यहाँ पर एक फैक्ट दिया है कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो माउट से किसको लाभ मिलता है? सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल को, और ये शीत ऋतु में होती है। अकाल और मरुस्थलीकरण। तो राजस्थान में सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित बारिश होती है तथा वर्षा का वितरण भी असमान है। अतः राज्य को बार बार अकाल और सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है। इसी सूखे के कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी और अनाज और पेयजल की कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं अकाल। तो अकाल की यही परिभाषा है कि मनुष्य और प्राणियों को अनाज और पेयजल की जो कमी हो जाती है सूखे के कारण, उसको अकाल कहते हैं। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस ढंग से विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है और भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, तो इस सब का प्रभाव प्रदेश के पारितंत्र पर पड़ा है। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है बच्चों, और आई होप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली दी हुई है। बंजर क्या होता है? जो ऐसी जगह जो उपजाऊ नहीं होती है, ऐसी खेती जो उपजाऊ नहीं होती है, जिस पर खेती नहीं की जाती है, वो अनुपजाऊ उसको कहते हैं। भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती हैं वो उसको कहते हैं। अतिदोहन मतलब ज़्यादा ही उपयोग करना। और बीहड़ होता है नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। जिस तरह से आपको बताया कि ये देखिए, जो अरावली है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो 50 सेंटीमीटर वर्षा कम का जो क्षेत्र है वो इस साइड का है, और 50 सेंटीमीटर से अधिक का जो क्षेत्र है वो इस साइड है, और ये है अरावली। फिर आगे देखते हैं। इसमें वार्षिक तापांतर दिखाया गया है।
इस मैप में भारत के भौतिक विभागों को दिखाया गया, भौतिक प्रदेश को दिखाया गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है जो 61% में बसा हुआ है। फिर ये अरावली पर्वतमाला है, ये मैदान है और ये हाड़ौती का पठार है। तो जो मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा है, ये पूरी तरह से शुष्क है और ये अर्ध शुष्क है। तो ये इस तरह से भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा है। फिर यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र बताया है कि किस तरह से राजस्थान के चारों तरफ कितने मतलब दूसरे राज्य से घिरा हुआ है राजस्थान, और पश्चिम में पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा लगती है, और कौन कौन सा जिला कहाँ पर है ये सब बताया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर राजस्थान की स्थिति बताई है कि राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। चलिए, हमारा राजस्थान का परिचय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।